नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है पर्यावरण के संगठक। मित्रों, पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला अजैविक या भौतिक संगठक, दूसरा जैविक संगठक। मित्रों, अजैविक या भौतिक संगठक को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्थलीय संगठक, दूसरा है वायुमंडलीय संगठक और तीसरा है जलीय संगठक। इसी प्रकार जैविक संगठक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पादप तंत्र और दूसरा है जंतु तंत्र। मित्रों, अब इनकी व्याख्या कर लेते हैं। स्थलीय संगठक। अब स्थलीय संगठक के अंतर्गत 5 भाग हैं। मित्रों, फिर तो सुने, अब क्रमशः इनकी व्याख्या कर लेते हैं। स्थलीय संगठक के अंतर्गत 5 भाग हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्थलीय संगठक को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, दूसरा है भू आकृति या स्थल रूप, तीसरा है शैल एवं खनिज, चौथा है मिट्टी और पांचवा है अंतर्जात और बहिर्जात बल। मित्रों, इसी प्रकार वायुमंडलीय संगठक की व्याख्या कर लेते हैं। वायुमंडलीय संगठक के 5 भाग हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वायुमंडलीय संगठक को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है वायुमंडलीय गैसें, दूसरा है वायुमंडलीय परतें, तीसरा है सूर्य तप या सूर्यातप, चौथा है वायु दाब एवं हवाएं और पांचवा है आर्द्रता एवं वर्षण। मित्रों, इसी प्रकार हम जलीय संगठक की व्याख्या कर लेंगे। जलीय संगठक के 3 भाग हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जलीय संगठक को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है भूपृष्ठीय या धरातलीय जल, दूसरा है भूमिगत या अंतर्भौम जल और तीसरा है महासागरीय जल। इसी प्रकार मित्रों, हम दूसरी तरफ पादप तंत्र की व्याख्या कर लेते हैं। पादप तंत्र को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पुष्प रहित पादप और दूसरा है पुष्पी पादप। इसी प्रकार जंतु तंत्र की व्याख्या कर लेते हैं। जंतु तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है वास्य क्षेत्र के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, दूसरा है आहार पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण और तीसरा है शारीरिक संरचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो मित्रों, यह पर्यावरण के संगठक की रूपरेखा थी। अब पर्यावरण के संगठकों की विस्तार से व्याख्या कर लेते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम पर्यावरण की परिभाषा समझ लेते हैं। पर्यावरण है क्या, इसके विषय में समझ लेते हैं। तो मित्रों, पर्यावरण अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतर है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पास पड़ोस। मित्रों, फिर से सुने, पर्यावरण अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतर है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पास पड़ोस। दूसरे शब्दों में मित्रों, अगर हम हिंदी में पर्यावरण की संधि विच्छेद करें तो निकलेगा परिधन आवरण, अर्थात पर्यावरण का संधि विच्छेद है परिधन आवरण। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरा, अर्थात जो आवरण हमको चारों ओर से घेरा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण की परिभाषा देख लेते हैं। सीसी पार्क के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा। सीसी पार्क के अनुसार पर्यावरण का अर्थ
उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत्त करती है। फिर से सुन ले मित्रों, सीसी पार्क के अनुसार पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत्त करती हैं। दूसरी परिभाषा है मित्रों, यूनिवर्सल विश्वकोश के अनुसार। यूनिवर्सल विश्वकोश के अनुसार पर्यावरण उन समस्त दशाओं, कामा अधिकरणों तथा प्रभावों का योग है जो किसी जीव जाति या प्रजाति के विकास, वृद्धि, जीवन और मरण को प्रभावित करते हैं। मित्रों, यूनिवर्सल विश्वकोश के अनुसार पर्यावरण उन समस्त दशाओं, अधिकरणों तथा प्रभावों का योग है जो किसी जीव जाति या प्रजाति के विकास, वृद्धि, जीवन और मरण को प्रभावित करते हैं। अब मित्रों, पर्यावरण के संगठकों की विस्तार से व्याख्या कर लेते हैं। पर्यावरण में विद्यमान अजैविक तथा जैविक तत्वों के आधार पर पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र को दो बृहद श्रेणियों में विभक्त किया जाता है जो इस प्रकार हैं। पहला है अजैविक या भौतिक संगठन और दूसरा है जैविक संगठक। मित्रों, अब अजैविक या भौतिक संगठक की व्याख्या कर लेते हैं। पर्यावरण या जीवमंडल में अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब मित्रों, यहाँ पे जीवमंडल की परिभाषा समझ लेते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ पर जीवधारी निवास करते हैं या पाए जाते हैं उसे जीवमंडल कहते हैं। मित्रों, जीवमंडल की परिभाषा फिर से समझ लेते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल का वह भाग जहाँ पर जीवधारी निवास करते हैं या पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। अजैविक तत्वों को भौतिक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। स्थिति के अनुसार अजैविक या भौतिक संगठकों को तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है स्थलीय संगठक, दूसरा है वायुमंडलीय संगठक और तीसरा है जलीय संगठक। इनका विवरण सुने मित्रों। स्थलीय संगठक भूतल के लगभग 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। स्थल मंडलीय संगठक तत्वों के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थलाकृतियाँ, शैलों एवं खनिजों, मिट्टी और अंतर्जात तथा बहिर्जात परिवर्तनकारी शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वर्णन कर लेते हैं। भू सतह से नीचे की ओर पृथ्वी के भीतर तीन मंडलों का पता लगाया गया है। पहला है भूपृष्ठ, दूसरा है मैंटिल और तीसरा है केंद्र। सबसे ऊपरी मंडल या पेटी को भूपृष्ठ कहते हैं, जिसकी गहराई 30 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस पेटी का निर्माण हल्के पदार्थों से हुआ है और इसका घनत्व कम है। इसके ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहते हैं। दूसरा मंडल मैंटिल कहलाता है, जिसकी निचली सीमा 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका औसत घनत्व 5.5 है। मैंटिल से नीचे स्थित केंद्रीय भाग को केंद्र या नाभिक कहते हैं। अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों। भू आकृतियां या स्थल रूप पृथ्वी के तल की ऊपरी बनावट या स्थलीय आकृतियों को स्थल रूप या भू आकृति के नाम से जाना जाता है। फिर से सुन ले मित्रों। पृथ्वी के तल की ऊपरी बनावट या स्थलीय आकृतियों को स्थल रूप या भू आकृति के नाम से जाना जाता है। समस्त भू आकृतियों को तीन पदानुक्रमी वर्गों में विभक्त किया जाता है।
महाद्वीपों तथा महासागरी बेसिनों को प्रथम श्रेणी की भू आकृति माना जाता है। इनके ऊपर निर्मित भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीपी मग्न तट, मग्न ढाल, महासागरी कटक, गंभीर सागरी मैदान, महासागरी गर्त आदि को द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तृतीय श्रेणी की भू आकृतियों का निर्माण प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की भू आकृतियों के ऊपर पृथ्वी की आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों द्वारा होता है, जैसे नदी घाटी, जलप्रपात, बाढ़ का मैदान, बालुका स्तूप, फियोर्ड, भृगु, कामासर्ग आदि। अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों। शैल एवं खनिज। धरातल के नीचे स्थित शैलें पर्यावरण के आवश्यक अंग हैं और समस्त प्रकार के जीवों को विविध प्रकार से प्रभावित करते हैं। भूपृष्ठ में विद्यमान निश्चित रासायनिक संगठन वाला पदार्थ, भूपृष्ठ में विद्यमान निश्चित रासायनिक संगठन वाला प्राकृतिक पदार्थ जिसमें कुछ निश्चित भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, खनिज कहलाता है। फिर से सुन ले मित्रों, भूपृष्ठ में विद्यमान निश्चित रासायनिक संगठन तथा प्राकृतिक पदार्थ जिसमें कुछ निश्चित भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, खनिज कहलाता है। भूपृष्ठ में कुल 100 से 200 खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु अधिकांश शैलों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले खनिजों की संख्या 10 से 12 से अधिक नहीं होती है। लोहा, तांबा, सीसा, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि खनिज के उदाहरण हैं। खनिज कणों के संग्रहित होने से निर्मित ठोस रचना को शैल कहते हैं। फिर से सुन ले मित्रों, खनिज कणों के संग्रहित होने से निर्मित ठोस रचना को शैल कहते हैं। उत्पत्ति के अनुसार शैलों को 3 मूल वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है आग्नेय शैल, दूसरा है अवसादी शैल और तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित शैल। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के, चीका, बलुआ पत्थर आदि अवसादी शैल के और स्लेट, शिस्ट, संगमरमर आदि रूपांतरित शैल के उदाहरण हैं। अगली व्याख्या मित्रों कर लेते हैं। मिट्टी। पृथ्वी की सतह पर स्थित ढीले तथा महीन कणों वाली परत जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज कण, ह्यूमस, आर्द्रता, वायु आदि संयुक्त होते हैं, मिट्टी या मृदा कहलाती है। मिट्टी के नीचे मूल शैलें स्थित होती हैं। मिट्टी का निर्माण मूल शैलों का अपक्षय तथा अपर्दन से प्राप्त शैल पदार्थों से होता है, जिसमें जैविक पदार्थ या ह्यूमस आदि मिश्रित हो जाते हैं। मिट्टी की गहराई कुछ सेंटीमीटर से लेकर 50 से 60 सेंटीमीटर या इससे अधिक हो सकती है। समस्त पौधे मिट्टी में ही उगते बढ़ते हैं। कुछ मिट्टियां अधिक तो कुछ कम उपजाऊ होती हैं। कणों की बनावट के अनुसार मिट्टियों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है मोटे कणों वाली बलुई मिट्टी, दूसरा है मिश्रित कणों वाली दोमट मिट्टी और तीसरा है महीन कणों वाली चिकनी मिट्टी। अब अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों। अंतर्जात और बहिर्जात बल। भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को उत्पत्ति के स्रोत के अनुसार 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल धरातल असमानता लाने में क्रियाशील रहते हैं। ये आकस्मिक और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी और भूकंप आकस्मिक अंतर्जात बल के उदाहरण हैं। मित्रों फिर से सुने, ज्वालामुखी और भूकंप आकस्मिक अंतर्जात बल के उदाहरण हैं। दीर्घकालीन अंतर्जात बल मंद गति से कार्य करते हैं, जिससे पटल विरूपणी संचलन उत्पन्न होते हैं और भूतल पर अनेक प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, दरार, घाटी आदि। अब मित्रों बहिर्जात बल की व्याख्या कर लेते हैं। बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं और सदैव भूतल को समतल बनाने में क्रियाशील रहते हैं।
इसके अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन को सम्मिलित किया जाता है। अपक्षय में भाग लेने वाले प्रमुख कारक हैं सूर्यातप, कामा वायु, कामा जल, कामा तुषार, कामा वनस्पतियां तथा जीव जंतु। अपर्दन के कारकों में प्रवाही जल या सरिता या नदी, कामा भूमिगत जल, कामा पवन, कामा हिमनद, कामा सागरी लहरें, कामा परिहिमानी आदि प्रमुख हैं। अब अगली व्याख्या मित्रों वायुमंडलीय संगठक है। वायुमंडलीय संगठक की व्याख्या कर लेते हैं। पर्यावरण के वायुमंडलीय संगठकों में प्रमुख हैं वायुमंडलीय गैसें, दूसरा है वायुमंडलीय परतें, तीसरा है सूर्यातप, चौथा है वायु दाब एवं हवाएं, पांचवा है आर्द्रता एवं वर्षण। अब वायुमंडलीय गैसों की व्याख्या कर लेते हैं। पृथ्वी के ऊपर सभी ओर व्याप्त वायु की मोटी परत या आवरण है जिसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है। इसे वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडलीय गैसों में अधिकांश भाग नाइट्रोजन 78%, कामा ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% का है। अल्प अनुपात में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, ओजोन आदि प्रमुख हैं। वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त विभिन्न मात्रा में जल वाष्प भी पाई जाती है। अब वायुमंडलीय परतों की व्याख्या कर लेते हैं। वायुमंडल का लगभग 97% भाग भूतल से लगभग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, किंतु इसका बाहरी छोर लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर दबाव क्रमशः घटता जाता है। गैसों के विभिन्न संयोग, कामा तापक्रम तथा वायु दाब में भिन्नता के आधार पर नीचे से ऊपर की ओर वायुमंडल में 5 प्रमुख मंडल पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। मित्रों, वायुमंडलीय परतें, वायुमंडलीय परतों के अंतर्गत वायुमंडल में 5 प्रमुख मंडल पाए जाते हैं। पहला है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। तीसरा मध्य मंडल या मीजोस्फियर। चौथा है आयन मंडल या आयनोस्फियर और पांचवा है आयतन मंडल या बाह्य मंडल या एक्सोस्फियर। मित्रों, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल की व्याख्या कर लेते हैं। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अधिकांश मौसमी घटनाएं जैसे मेघ गर्जन, कामा बादल, कामा वर्षा, कामा कुहरा, कामा ओस, कामा पाला, कामा हिमपात, कामा तुषार, कामा ओलावृष्टि, कामा आंधी तूफान आदि क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 6 किलोमीटर पाई जाती है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज कहते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ प्रति 100 मीटर पर 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापक्रम घटता जाता है। फिर से सुन ले मित्रों, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ प्रति 100 मीटर पर 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापक्रम घटता जाता है। अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों, समताप मंडल। समताप मंडल दूसरी वायुमंडलीय परत है जो क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है। इसका विस्तार सागर तल से अर्थात समुद्र तल से 8 किलोमीटर से
50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बहुत धीरे धीरे वृद्धि होती है। तापीय परिवर्तन कम होने के कारण इसे समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल के निचले भाग में -60 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपरी भाग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पाया जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा या स्ट्रेटोपाज कहते हैं। ओजोन गैस की प्रमुखता वाला ओजोन मंडल इसके निचले भाग में स्थित है। मित्रों फिर से सुन लें, ओजोन गैस की प्रमुखता वाला ओजोन मंडल समताप मंडल के निचले भाग में स्थित है। अब अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों, मध्य मंडल। मध्य मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापक्रम में ह्रास होता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा या मेसोपाज कहा जाता है, जहां तापक्रम -80 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। मित्रों फिर से सुन लें, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा या मेसोपाज कहा जाता है, जहां तापक्रम -80 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। अब मित्रों अगली व्याख्या कर लेते हैं। तापमंडल। मध्य मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडलीय पेटी को तापमंडल कहते हैं। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापक्रम तेजी से बढ़ता जाता है। इसके नीचे से ऊपर को 2 परतों में विभक्त किया जाता है। पहला है आयन मंडल और दूसरा है आयतन मंडल या बाह्य मंडल। आयन मंडल में विद्युत तथा चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं और यहाँ से रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। फिर से सुन ले मित्रों, मध्य मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडलीय पेटी को तापमंडल कहते हैं। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापक्रम तेजी से बढ़ता जाता है। इसको नीचे से ऊपर को 2 परतों में विभक्त किया जाता है। पहला है आयन मंडल और आयतन मंडल। पहला है आयन मंडल और दूसरा है आयतन मंडल या बाह्य मंडल। मित्रों सुधार कर लें, पहला है आयन मंडल और दूसरा है आयतन मंडल या बाह्य मंडल। आयन मंडल में विद्युत तथा चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। यहाँ से रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। अब अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में गैसें अत्यंत विरल हैं और इसके विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जिसका विस्तार 10,000 किलोमीटर तक होने का अनुमान लगाया जाता है। अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों, सूर्यातप। पृथ्वी अथवा अन्य ग्रहों को सूर्य से ताप प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप या सूर्यताप या इंसोलेशन कहते हैं। फिर से सुन ले मित्रों, पृथ्वी अथवा अन्य ग्रहों को सूर्य से ताप प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप या सूर्यताप या इंसोलेशन कहते हैं। सूर्य के पृष्ठ से प्रति वर्ग सेंटीमीटर निकलने वाली विकिरण ऊर्जा 16,000 अश्व शक्ति के बराबर होती है। कुल विकिरण सौर ऊर्जा का मात्र 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है, किंतु पृथ्वी को प्राप्त होने वाली यह अल्प मात्रा भी 23,000 अरब अश्व शक्ति के बराबर होती है। सौर ऊर्जा लघु तरंगों द्वारा लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से प्रसारित होती है। वायुमंडल, स्थलमंडल और महासागरों में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का संचार सौर ऊर्जा के द्वारा ही संभव होता है। भूमंडल पर सूर्यातप के वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है। सूर्यताप की सर्वाधिक
मात्रा भूमध्य रेखा के निकट प्राप्त होती है और वहां से ध्रुवों की ओर क्रमशः घटती जाती है। सूर्यातप के क्षैतिज वितरण के अनुसार भूमंडल को 3 प्रधान तापीय कटिबंधन में, फिर से सुन ले मित्रों, सूर्यातप के क्षैतिज वितरण के अनुसार भूमंडल को 3 प्रधान तापीय कटिबंधों में विभक्त किया जाता है। पहला है उष्ण कटिबंध या अयन वृत्तीय मंडल, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध या मध्य अक्षांशीय मंडल, और तीसरा है शीत कटिबंध या उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय मंडल। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित पेटी को उष्ण कटिबंध या अयन वृत्तीय पेटी कहते हैं, जिसमें उच्च तापमान पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य स्थित पेटी को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, जिसमें तापमान मध्यम रहता है। उत्तर तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 66 डिग्री 30 मिनट अक्षांश से ध्रुव तक शीत कटिबंध का विस्तार है, जिसमें तापमान अति निम्न रहता है। चौथी व्याख्या कर लेते हैं मित्रों, वायु दाब एवं हवाएं। वायु दाब एवं हवाएं पृथ्वी के ऊपर किसी क्षेत्रीय इकाई पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब को वायु दाब कहते हैं। इसे सेंटीमीटर, इंच या मिलीबार में व्यक्त किया जाता है। सागर तल पर औसत वायु दाब 76 सेंटीमीटर या 29.92 इंच या 1013.25 मिलीबार होता है। सागर तल से ऊपर की ओर वायु दाब कम होता जाता है। सागर तल से लगभग 540 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब सागर तल की तुलना में आधा रह जाता है। पृथ्वी के तल पर वायु दाब के वितरण में अधिक असमानता पाई जाती है। इसके वितरण पर ऊंचाई, तापमान, पवन संचार, पृथ्वी के घूर्णन, जलवाष्प की उपस्थिति आदि का प्रभाव पड़ता है। 2 स्थानों के वायु दाब में अंतर के कारण ही हवाएं चलती हैं। फिर से सुन ले मित्रों, 2 स्थानों के वायु दाब में अंतर के कारण ही हवाएं चलती हैं। हवाएं सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। फिर से सुन ले मित्रों, हवाएं सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। दाब प्रवणता जितनी ही अधिक होती है, हवाओं की गति उतनी ही तीव्र होती है। आंधी, तूफान, चक्रवात आदि 2 स्थानों के वायु दाब में अधिक अंतर होने के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर से सुने मित्रों, आंधी, तूफान, चक्रवात आदि 2 स्थानों के वायु दाब में अधिक अंतर होने के कारण उत्पन्न होते हैं। तापीय तथा गतिजन्य कारणों से पृथ्वी पर मुख्य रूप से 7 वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं। पहली पेटी है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, दूसरी है उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, तीसरी है दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, चौथी है उत्तरी उपध्रुवी निम्न दाब पेटी, 5वीं है दक्षिणी उपध्रुवी निम्न दाब पेटी, 6ठी है उत्तरी ध्रुवी उच्च दाब पेटी और 7वीं है दक्षिणी ध्रुवी उच्च दाब पेटी। इन वायु दाब पेटियों के अंतर्गत अस्थायी या ग्रही पवनें प्रायः वर्ष पर्यंत चलती हैं। यद्यपि इनके प्रवाह क्षेत्रों में थोड़ा मौसमी खिसकाव होता रहता है। प्रमुख ग्रही पवनें निम्नलिखित हैं। पहली है भूमध्य रेखी शांत पवनें, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर मंद गति से चलती हैं। दूसरी है व्यापारिक पवनें, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से
भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं और जिन्हें व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी होती है। तीसरी है पछुआ या पश्चिमी पवनें। उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा को प्रवाहित होती हैं। चौथी हैं ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवी निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं। ध्रुवीय पवनें उच्च दाब पेटी से उपध्रुवी निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं, जो अत्यंत शीतल और प्रायः बर्फीली होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी होती है। पांचवी व्याख्या मित्रों, आर्द्रता एवं वर्षण। किसी निश्चित तापमान पर वायु में विद्यमान नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। फिर से सुने मित्रों, किसी निश्चित तापमान पर वायु में विद्यमान नमी की मात्रा को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायुमंडलीय स्रोत से तरल या ठोस किसी भी रूप में भूतल पर होने वाली वर्षा को वर्षण कहते हैं। वर्षण के अंतर्गत ओस जल वर्षा, ओला वृष्टि, हिमवृष्टि आदि को सम्मिलित किया जाता है। जल बूंदों के रूप में होने वाली वर्षा को जल वर्षा या वर्षा कहते हैं। जल वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 संवहनी वर्षा, नंबर 2 पर्वतीय वर्षा और नंबर 3 चक्रवाती वर्षा। जीवमंडल के सभी जीवधारियों, पादपों, पशुओं तथा मनुष्यों के लिए वर्षा अति महत्वपूर्ण होती है। अधिक वर्षा एवं आर्द्रता वाले भागों में लंबे वृक्षों वाले वन विकसित होते हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घासें तथा झाड़ियां ही पनपती हैं। वर्षा रहित मरुस्थलीय भाग प्रायः वनस्पति विहीन होते हैं। अब अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों जलीय संगठक की। जल पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण संगठक है और जल के अभाव में पादपों, पशुओं तथा मानव का जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण में जल गैस, ठोस और द्रव रूप में पाया जाता है। फिर से सुन ले मित्रों, पर्यावरण में जल गैस, ठोस और द्रव रूप में पाया जाता है। स्थिति के अनुसार जल को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है भूपृष्ठीय या धरातली जल, दूसरा है भूमिगत या अंतर्भौम जल और तीसरा है महासागरीय जल। भूपृष्ठीय या धरातली जल की व्याख्या इस प्रकार है। इसके अंतर्गत स्थलीय भाग पर स्थित जल या जलाशयों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे तालाब, झील या अन्य जलाशय। धरातली जल के प्रमुख साधन है वर्षा, हिमद्रवण आदि। स्थल पर नदियां, तालाब, झीलें आदि महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं जिनका उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। अब अगली व्याख्या भूमिगत या अंतर्भौम जल की है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे शैलों के छिद्रों तथा दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहा जाता है। यह जल कुओं, नलकूपों, झरनों आदि के द्वारा धरातल पर प्रकट होता है। धरातल पर लाए गए भूमिगत जल का उपयोग पीने तथा घरेलू कार्यों के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, कारखानों के लिए तथा अन्य विधिक कार्यों के लिए किया जाता है। अब अगली व्याख्या मित्रों महासागरीय जल। पृथ्वी पर स्थित विशाल खुले तथा खारे जलीय भाग को महासागर या समुद्र कहते हैं। फिर से सुन ले मित्रों, पृथ्वी पर स्थित विशाल खुले तथा
खारे जली भाग को महासागर या समुद्र कहते हैं। पृथ्वी की सतह के 71% भाग पर महासागरों का विस्तार है। फिर से सुने मित्रों, पृथ्वी की सतह के 71% भाग पर महासागरों का विस्तार है। भूतल पर कुल 5 महासागर हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर और पांचवा है अंटार्कटिक महासागर। विभिन्न महासागरों के उच्चावच कामा तापमान, कामा लवणता, कामा तली निक्षेप, कामा ज्वार, कामा धाराओं आदि में उल्लेखनीय विभिन्नता पाई जाती है। फिर से सुन ले मित्रों, विभिन्न महासागरों के उच्चावच कामा तापमान, कामा लवणता, कामा तलीय निक्षेप, कामा ज्वार, कामा धाराओं आदि में उल्लेखनीय भिन्नता पाई जाती है। अब मित्रों दूसरी तरफ हम जैविक संगठक की व्याख्या कर लेते हैं। मित्रों दूसरी तरफ हम जैविक संगठक की व्याख्या कर लेते हैं। पर्यावरण के जैविक संगठक के अंतर्गत पादपों और जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। पादप तंत्र का या प्लांट सिस्टम की व्याख्या की जा रही है। पादप तंत्र या प्लांट सिस्टम की व्याख्या की जाती है। पादप या पौधा वानस्पतिक समुदाय का एक सदस्य होता है जिसका आकार अति सूक्ष्म से लेकर बृहदाकार वृक्षों तक हो सकता है। पौधे पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिनसे मानव सहित समस्त स्थलीय तथा सागरीय जीवों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आहार प्राप्त होता है। मित्रों एक बार फिर से सुन लेते हैं पादप तंत्र की व्याख्या, एक बार फिर से सुन लेते हैं। पादप या पौधा वानस्पतिक समुदाय का एक सदस्य होता है जिसका आकार अति सूक्ष्म से लेकर बृहदाकार वृक्षों तक हो सकता है। पौधे पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिनसे मानव सहित समस्त स्थलीय तथा सागरीय जीवों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आहार प्राप्त होता है। पौधे सूर्य प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्थल और सागर के विभिन्न आवासों में असंख्य प्रकार के पादप पाए जाते हैं। अब तक समस्त पादपों की लगभग 40,000 जातियों की जानकारी प्राप्त हो पाई है। फिर से सुने मित्रों, अब तक समस्त पादपों की लगभग 40,000 जातियों की जानकारी प्राप्त हो पाई है। अगम्य भागों की हजारों पादप जातियों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। समस्त पादपों को 2 बृहत श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है पुष्प रहित पादप और दूसरा है पुष्पी पादप। अब पुष्प रहित पादप की व्याख्या कर लेते हैं मित्रों। इस श्रेणी के पादपों में फूल नहीं लगते हैं जिसके कारण इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। पुष्प रहित पादप के अंतर्गत इस श्रेणी के पादपों में फूल नहीं लगते हैं जिसके कारण इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। इन पादपों में जनन क्रिया उनके भीतर संपन्न होती है। पुष्प रहित पादप सरल संरचना वाले होते हैं। इन पादपों को 6 उप श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है शैवाल, थर्ड है कवक, फोर्थ है ब्रायोफाइटा, फिफ्थ है लाइकेन और सिक्स्थ है टेरिडोफाइटा। फिर से सुन ले मित्रों, इन पादपों को 6 उप श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है शैवाल, थर्ड है कवक, फोर्थ है ब्रायोफाइटा, फिफ्थ है लाइकेन और सिक्स्थ है टेरिडोफाइटा। अब अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों पुष्पी पादप की। इसके अंतर्गत उन पादपों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें संतति जनन की क्रिया बीजों के द्वारा होती है। इन पादपों में फूल आते हैं और फल लगते हैं तथा संतति जनन हेतु बीज भी होते हैं। बीजों की प्रकृति के अनुसार
पुष्पी पादपों को दो उपश्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला है अनावृत बीजी और दूसरा है आवृत बीजी। अनावृत बीजी पौधों में बीज खुला रहता है और उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। पाइन, जूनिफर, कामा स्प्रूस आदि इसके उदाहरण हैं। पाइन, कामा जूनिफर, कामा स्प्रूस आदि इसके उदाहरण हैं। आवृत बीजी पौधों में बीज रक्षक आवरण द्वारा ढका रहता है। जिन पौधों के बीज एक दाल वाले होते हैं उनके अंकुरण के समय एक पत्ती निकलती है। जैसे गेहूं, कामा मक्का आदि। इन्हें एकल बीज पत्री कहते हैं। जिन पौधों के बीज दो दाल वाले होते हैं उनके अंकुरण के समय दो पत्तियां निकलती हैं। जैसे आम, कामा चना, कामा मटर, कामा नीम, कामा महुआ आदि। इन्हें द्विबीजपत्री के नाम से जाना जाता है। अब अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों, जंतु तंत्र। जंतु तंत्र के अंतर्गत जीवमंडल या पारिस्थितिक तंत्र के समस्त प्राणी सम्मिलित होते हैं। जंतुओं या प्राणियों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, जिनमें वास क्षेत्र या आवास, कामा आहार पोषण, कामा शारीरिक संरचना आदि प्रमुख हैं। पहली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों, वास क्षेत्र के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। जलचर या जलीय जंतु जैसे मछली, सीप, व्हेल आदि। वास क्षेत्र के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जलचर या जलीय जंतु जैसे मछली, सीप, व्हेल आदि। सेकंड पॉइंट है थलचर या स्थलीय जंतु जैसे गाय, घोड़ा, बंदर, शेर आदि। थर्ड पॉइंट है जल, थल, चर जंतु जैसे मेढक, कछुआ आदि। अर्थात जो जल, थल दोनों पर रहते हैं जैसे मेढक, कछुआ आदि। चौथा है नभचर या उड़ने वाले जंतु जैसे पक्षियां। दूसरा है मित्रों आहार पोषण के आधार पर वर्गीकरण। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है शाकाहारी जंतु जैसे गाय, हिरण, बंदर, हाथी आदि। दूसरा है मांसाहारी जंतु जैसे चीता, शेर, बाज, गिद्ध, भेड़िया आदि। तीसरा है सर्वाहारी जंतु जैसे मनुष्य। अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों, शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। इसमें पहला पॉइंट है एक कोषीय जंतु और बहुकोषीय जंतु। सेकेंड पॉइंट है रीढ़ रहित जंतु और रीढ़ वाले जंतु। शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण, इसको पुनः सुन लेते हैं मित्रों। इसमें पहला पॉइंट है एक कोषीय जंतु और बहुकोषीय जंतु और दूसरा पॉइंट रीढ़ रहित जंतु और रीढ़ वाले जंतु। मित्रों यह रही पर्यावरण के संगठक की विस्तृत व्याख्या। मित्रों एक बात कहना चाहेंगे कि यदि पर्यावरण विषय की आपको अच्छी जानकारी रखनी है तो आपको कुछ विषयों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है भूगोल और चौथा है जीव विज्ञान के ही अंतर्गत जो दो पार्ट हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। मित्रों फिर से सुन लें, पर्यावरण विषय की कुशल जानकारी हेतु आपको पहली विषय है जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत दो भाग होते हैं, बायोलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान तथा दूसरा वनस्पति विज्ञान। इन दोनों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। दूसरी विषय है रसायन विज्ञान, इसकी भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी विषय है भूगोल, इसकी भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और
चौथी चीज़ है कि आप अपने आसपास के वातावरण को और होने वाली घटनाओं को किस प्रकार से समझते हैं। जैसे आज से लगभग 20 साल पहले तक गिद्धों का अस्तित्व पाया जाता था, लेकिन हम लोगों के देखते ही देखते 20 साल बाद ही गिद्ध लगभग लुप्त हो गए। क्या कारण है कि गिद्ध लुप्त हो गए? तो इन सब छोटी छोटी घटनाओं पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या कारण है कि आम के पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में सूख रहे हैं? क्या कारण है कि इस समय उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है। ऐसा पहले नहीं होता था। तो इन सब छोटी छोटी बातों का मित्रों हम लोगों को ध्यान देना होगा। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का और सभी विषयों का सामान्य ज्ञान रखेंगे तो पर्यावरण विषय के विषय में गहन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।